हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एनसीईआरटी के एमसीक्यू का मैं इंपॉर्टेंस फिर से बताना चाहूँगी कि एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको बताता है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना कैसे है। कई बार हम एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता है, एज ए नॉवल हम इसको पढ़ लेते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है कि इसमें कौन सा जो टॉपिक है, कौन सी लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ों की आइडिया हमें बुक पढ़ने से डायरेक्टली नहीं हो पाती है। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि अगर हम किसी भी बुक का एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर लगा लें तो हमें आइडिया चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी ऐसे ही पढ़ाई किया था। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे एनसीईआरटी बेस्ड, और फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा समझने में टाइम नहीं लगा था। मैं आराम से समझ रही थी और काफ़ी ही कॉन्फिडेंस सी फीलिंग आती है जब आप पढ़ते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि आपने जो पढ़ा कुछ गेन किया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। और नेक्स्ट मैं ये बोलूँगी कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब तो सही है, लेकिन अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, अगर आपके पास टाइम का इशू है, तो मेरा जो चैनल है यूपीएससी पीसीएस फॉरम का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं ना कुछ टॉपिक शेयर करती हूँ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के रिगार्डिंग डेली। तो वहाँ पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो, आपके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाता है वो। एग्जाम में डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ज़रूर जाके देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म हमने कंप्लीट कर लिया है, वैदिक एजेस कंप्लीट कर लिया है, महाजनपदास कंप्लीट कर लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया, सोर्सेस रिगार्डिंग हिस्ट्री वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी महाजनपदास से बिलोंग करते थे। और वो किस टाइप के महाजन, मैंने बताया था महाजनपदास जो थे वो दो टाइप के होते थे। एक डायरेक्ट मोनार्क के अंदर, तो डायरेक्ट किंग के अंदर होता था। दूसरा जो गणज और संघा के अंदर होता था। गणा और संघा किसको कहते थे, तो ये मेनली गणा और संघा में बहुत सारे जो रूलर्स होते थे वो एक साथ कंट्रीब्यूटली, मतलब एसोसिएट होके वर्क करते थे, ठीक है। और कोई भी अगर काम होता तो वो एक असेंबली में जाके पार्ट लेते थे, फिर कलेक्टिवली डिसाइड करते थे। तो वैसे ही गणा और संघा से बिलोंग करते थे बुद्धा और जो सिद्धार्थ थे, जिनको हम बुद्धा कहते हैं, और आपके जो जैन गुरु हैं हमारे वो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और हम इसमें देखेंगे कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अंडर गौतम बुद्ध एंड महावीरा। तो आपको पता है महावीरा जो थे ये 24th तीर्थंकर थे। जैनिज्म में आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे, और इसमें से जो महावीरा थे वो लास्ट तीर्थंकर थे। पहले जो तीर्थंकर रहे हैं वो है, उनका नाम है ऋषभ देव, ठीक है। तो ये सब भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे, बिफोर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अंडर गौतम बुद्ध एंड महावीरा मेनी रिलीजियस थॉट्स वे प्रिवलेंट इन इंडिया, which of the following was where religious idea followed by the people before them। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, मतलब जो महावीरा और बुद्धा के अंदर आया था, उसके पहले बहुत सारे रिलीजियस थॉट इंडिया में प्रेवलेंट थे। तो वो कौन से रिलीजियस थे जो इस पीपल्स के द्वारा फॉलो किए जाते थे, देखते हैं। पीपल कलेक्टिवली परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। ये तो हमने देखा था जब हम वैदिक एजेस पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि लेटर वैदिक एजेस में जो सेक्रीफाइसेस थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। ब्राह्मणास का रोल था वो एक्सटेंड कर गया था, वर्णा सिस्टम आ गया था, लेकिन शूद्रास को और वुमेन को अलाउ नहीं था वैदिक, मतलब जो सेक्रेड बुक्स थे उनको पढ़ने का, रिचुअल्स करने का भी उनको अलाउ नहीं था। तो पहला तो बिल्कुल सही है, कलेक्टिवली परफॉर्म किया जाता था सेक्रीफाइसेस को। पीपल वर्शिप्ड इन वैदिक एजेस सच एज अग्नि, इंद्र और सोम। लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति को पूजा जाने लगता, और जो ऋग वैदिक एजेस था, ऋग वैदिक एजेस में अग्नि, इंद्र और सोम जो थे वो इंपॉर्टेंट गॉड थे, ठीक है। पीपल वर डिस्कसिंग एंड राइटिंग अबाउट क्वेश्चन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये भी आपका सही है कि पीपल जो थे वो डिस्कस क्या करते थे, राइटिंग मतलब लिखा करते थे, और रिगार्डिंग जो लाइफ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे, इसलिए वो नेचर पे ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारा
सही है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने के पहले जो पीपल्स थे वो फॉलो करते थे रिलीजियस थॉट जो इन्फ्लुएंस था वैदिक लिटरेचर से, जैसे कि वेदास, उपनिषद उस टाइम पे प्रेवलेंट थे। और जो ऋग्वैदिक पीरियड थे उसमें जो पूजा जाता था, जिसको पूजा जाता था वो थे अग्नि, इंद्र और सोम को पूजा जाता था। प्रजापति लेटर वैदिक एज में पूजा जाने लगा था। सिमिलरली टू प्लीज द गॉड पीपल स्टार्टेड, और गॉड को लुभाने के लिए पीपल क्या स्टार्ट करते थे, सेक्रीफाइसेस स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, और ये सेक्रीफाइसेस जो परफॉर्म किया जाता था जो हाउस होल्ड का हेड हुआ करता था, और ये सेक्रीफाइसेस का मेनली रोल क्या था, डोमेस्टिक मतलब वेलबींग्स ऑफ डोमेस्टिक्स। ठीक है, उपनिषद जो था, उपनिषद क्या कंटेन करता था, वो फिलोसफिकल थॉट और आइडिया को कंटेन करता था जो इन्फ्लुएंस करता था पीपल को लिखने के लिए और डिस्कस करने के लिए अबाउट द लाइफ। ठीक है, और मीनिंग ऑफ द लाइफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन 6th century BC। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या रीज़न था जिससे बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ। अच्छा खासा तो ब्राह्मणिज्म चल रहा था, सब कुछ लोग इसमें बिलीव कर रहे थे, भगवान में बिलीव, सेक्रीफाइसेस हो रही थी। तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ। कुछ तो हो जाता है, अगर कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होता है ना, कि एक एक्सट्रीम सा सिचुएशन आ जाता है। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाज द मेन कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज द 6th century BC। आपको पता है कि लेटर वैदिक पीरियड में महाजनपदास का जो रीजन होता है उदय का, वो आयरन होता है। एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी हो जाती है, लेकिन ब्राह्मणस का रोल इतना ज़्यादा होता है कि सेक्रीफाइसेस कंटिन्यू रहते हैं और लोग फोकस नहीं कर पाते, कैटल्स का यूज़ नहीं कर पाते, कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन था। ठीक है, दीज रिलीजियस इमर्ज इन द एरियाज सराउंडिंग इन इंडस वैली इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नहीं, ये रिलीजन कहाँ पे है, आपको पता है ये कहाँ पे ये हुआ था, इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है जहाँ पे महाजनपदास का उदय हुआ था, उसी के आसपास इन रिलीजन्स का उदय हुआ था। ठीक है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार। और थर्ड है स्टेटमेंट, द थर्ड वर्ना ऑफ द इंडियन सोसाइटी वैसे जनरली सपोर्टेड द न्यू इमर्जिंग रिलीजन इन इंडिया। और जो थर्ड वर्ना सिस्टम था, जो वैश्य था, वो जो रिलीजन सिस्टम था, न्यू इमर्जिंग रिलीजन सिस्टम था, उस पर उसका जो भरोसा था उसने उसको सपोर्ट किया था। ठीक है, क्योंकि वैदिक एजेस जो था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसका रोल था, एक तो ब्राह्मणस का रोल था, और वैदिक सेक्रीफाइसेस किसके द्वारा, रिचुअल्स और सारा आइडिया जो बताया जाता था वो ब्राह्मणस के द्वारा बताया जाता था। लेकिन ये किया किसके द्वारा, जो क्षत्रिय होते थे। ठीक है, तो इससे जो वैसे थे वो उतने खुश नहीं थे, और शूद्रास को तो अलाउ ही नहीं था। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो 6th century में इनका उदय होता है। 6th century BC, आपको पता है कि इसी टाइम पे महाजनपद, और ये भी महाजनपद से ही बिलोंग करते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ दिस रिलीजन इमर्ज इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मेनली जो आपका बिहार और ईस्टर्न यूपी वाला जो रीजन है वो है। इट कोइंसाइडेड विद इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट एम्पायर मगधा इन इंडिया। ठीक है, और इसीलिए जो बिंबिसारा था, अजातशत्रु थे, ये कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे किसके, बुद्धा और जो महावीर थे उनके। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। तो इसमें थिंकर दिया हुआ है और उनका कंट्रीज दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन किससे करेक्ट है, कौन किससे मैच करते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो थिंकर्स है और कंट्रीज है इसमें किससे कौन सा रिलेटेड है। गौतम बुद्ध, कॉन्गजी, ज़राथुस्त्र एंड सोक्रेट्स के बारे में दिया है, चाइना, इंडिया, ग्रीस एंड ईरान। सोक्रेट्स आपको पता है वो ग्रीस से बिलोंग करते थे। कॉन्गजी नाम से ही कहीं ना कहीं हमें आइडिया लगा सकते हैं, चाइना से बिलोंग करते थे। ज़राथुस्त्र बिलोंग करते थे ईरान से, और गौतम बुद्धा ये हम सबको पता है ये हमारे इंडिया से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2, 1, 4, 3। गौतम बुद्धा जो है वो फॉरमोस्ट थिंकर रहे हैं हमारे इंडिया के, और ये इनसे ही उदय होता है बुद्धिज्म नामक रिलीजन का। ठीक है, तो रिलीजियस रिफॉर्मर थे 5th और 4th century BC में, और वो फाउंड करते बुद्धिज्म। कॉन्गजी थे वो जिनको कन्फ्यूशियस भी कहा जाता है, और ये चाइनीज फिलोसफर और थिंकर है 5th century BC के। उन्होंने अपने टीचिंग के द्वारा कन्फ्यूशियस किसके ऊपर फोकस करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल एथिक्स और मोरालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। कौन, कन्फ्यूशियस, जिनको कॉन्गजी भी कहा जाता है। ज़राथुस्त्र
जो कि ईरानियन स्पिरिचुअल लीडर है और थिंकर है 7th सेंचुरी और 6th सेंचुरी को। और वो किस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, फाउंड करते हैं, जोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन। तो जोराथुस्ट्र के द्वारा, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी रॉन्ग हो रही होगी तो इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। और वो स्टार्ट करते हैं जोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन को। और सोक्रेटिस जो है वो एक ग्रीक फिलोसफर रहे, थिंकर रहे 4th सेंचुरी BC के, और उनको क्रेडिट किया जाता है वेस्टर्न फिलोसफी को प्रमोट करने के लिए, फाउंड करने के लिए। गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म के बारे में हम रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट और इनकरेक्ट हमें देखना ही है क्वेश्चन में। तो ही बिलोंग टू रिपब्लिकन शाक्य क्लैन ऑफ कपिल वस्तु। यस, रिपब्लिकन किनको कहते, वो गना जो संघा होते थे उनको बोलते थे रिपब्लिकन, और वो बिलोंग करते थे शाक्य क्लैन ऑफ कपिल वस्तु से। तो ये बिल्कुल सही बात है। हिज चाइल्डहुड नेम इज सिद्धार्थ, तो बिल्कुल ये भी सही है। उनका जो चाइल्डहुड जो नेम था वो सिद्धार्थ था। और ही वॉज बोर्न इन कुशीनगर, नहीं, उनका जो जन्म होता है वो कुशीनगर नहीं होके लुम्बिनी में होता है। और लुम्बिनी कहाँ मिल पड़ता है, प्रेजेंट डे जो नेपाल है वहाँ पे लुम्बिनी पड़ता है, और वही है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो वो हो जाएगा, और स्टेटमेंट थर्ड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गौतम बुद्धा प्रेजेंट डे जो नेपाल है वहाँ के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और बॉर्न जब जन्म हुआ था वो जो एरा था वो 563 BC था। शाक्य फैमिली, शाक्य क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था, जिनको इलेक्ट किया गया था एज ए रूलर ऑफ कपिल वस्तु, और उनके चाइल्डहुड जो नाम था वो क्या था, वो सिद्धार्थ था। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप इन इंडिया वॉज, तो पहले ह्यूमन स्टैचू जो थे वो किसका वर्शिप किया गया था, तो वो है बुद्धा। आपको पता है बुद्धा जो है वो पहले स्टार्ट होता है हिनयाना, और जब 4th काउंसिल होती है तो ये महायाना काउंसिल। और महायाना जो बुद्धिज्म होता है वो क्या होता है, वो आइडल वर्शिप करने लगते हैं बुद्धा के, ठीक है। तो आइडल वर्शिप जो होता है वो महायाना बुद्धिज्म में होता है, ये ध्यान रखेंगे। हिनयाना को लेसर व्हीकल कहते हैं, ठीक है। उसमें जो बुद्धा की जो चिन्ह होते, मतलब उनका जो जैसे उनका बर्थ प्लेस और उनसे रिलेटेड जो वस्तुएं हुआ करते, थिंग्स हुआ करते थे, उसको पूजा जाता था, लेकिन उनको एज ए आइडल के रूप में नहीं पूजा जाता था। ये स्टार्ट हुआ था मतलब महायाना बुद्धिज्म। और महायाना का कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि किसके टाइम पे हुआ था, कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था, और कुशाना जो रूलर था कनिष्क का, उसके टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुद्धा है उनको वर्शिप किया जाने लगता है। ह्यूमन स्टैचू के बारे में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप इन इंडिया वॉज बुद्धा। महायाना सेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि इमर्ज होता है 1st सेंचुरी AD में, और वो एम्फेसिस करते हैं बुद्धा एज ए आइडल, मतलब वर्शिप करते हैं बुद्धा को एज ए आइडल के रूप में। द फेथफुल डिवोटीज पोर्ट्रेट द वेरियस इवेंट्स इन लाइफ ऑफ बुद्धा इन स्टोन। 6 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। इन बुद्धिज्म द वर्ड संघा डिनोट्स, तो संघा क्या होता है, बुद्धिज्म में संघा किसको कहा जाता था, तो पहला है अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिएटेड, नहीं, जो प्लेस होता था जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क मेडिएट करते थे उसको संघा नहीं बोलते थे। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, तो संघा जो होता था वो ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क ही हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। प्लेस वेयर बुद्धिस्ट रिलीजन was taught to common people, assembly of kings with buddhist monk, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मंक को कहा जाता था संघा। संघा जो है वो डिनोट करता था ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मंक को, और इट वाज अ वेरी डिसिप्लिन और डेमोक्रेटिक। संघा जो होता था वो डिसिप्लिन और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। बुद्धा ने रिजेक्ट कर दिया था ऑथोरिटी ऑफ वेदास और कास्ट सिस्टम को। ध्यान रखेंगे बुद्धा ने रिजेक्ट किया था ऑथोरिटी ऑफ वेदास और कास्ट सिस्टम को, क्योंकि ये पूछा जाएगा जैनिज्म और बुद्धिज्म का जब कंपैरिजन किया जाएगा तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे बुद्धा ने ऑथोरिटी ऑफ वेदास को
रिजेक्ट किया था और कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट किया था, जबकि जैनिज्म में कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया गया था। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेडिशन ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन इन द 6th सेंचुरी BC। तो ट्रेडिशन ऑफ डिबेट और डिस्कशन जो 6th सेंचुरी BC में, उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इस फेज में क्या, ड्यूरिंग दिस फेज टीचर ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलॉसफी। तो हाँ, ये ऐसा होता था कि जो पीपल्स होते थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे और लोगों को कन्विंस करते थे रिगार्डिंग, जो ले पर्सन होते थे, जो कॉमन पीपल होते थे, रिगार्डिंग देयर फिलॉसफी। तो ये, और हमें देखने को मिलता है ये बुद्धिज्म, बुद्धा भी ट्रैवल करते थे और पहले जो है उन्होंने अपना उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर था, सारनाथ में। ठीक है। Debates took place in Kutagrahasala, which was a hut with a pointed roof where traveling mendicants halted। तो कुटाग्रहशाला में क्या होता है कि जो मॉन्क्स होते थे वहाँ पे हॉल्ट करते थे, वहाँ पे डिबेट्स हुआ करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देख ले इसका, तो जो लाइवली डिस्कशन और डिबेट हमें देखने को मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, वो मेंशन होता है 64 सेक्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट में। टीचर जो होते थे वो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरा प्लेस और कन्विंस करते थे लोगों को अपनी फिलॉसफी के बारे में, अपनी टीचिंग्स के बारे में, वो लोगों को कन्विंस करते थे, उनको मतलब वैलिडिटी प्रोवाइड करते थे। डिबेट जो होता था वो कुटाग्रहशाला में होता था, जो कि हट हुआ करती थी जिसकी पॉइंटेड रूफ हुआ करती थी, और वहाँ पे जो मेंडिकेंट्स होते थे, जो मॉन्क्स होते थे, वहाँ हॉल्ट करते थे और डिबेट और डिस्कशन किया करते थे। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो बुद्धिस्ट टीचिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट। तो पहला है, गौतम बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन rather than द डिवाइन ओरिजिन। तो गौतम बुद्धा ने क्या कहा था कि जो सोशल वर्ल्ड क्रिएट किया गया था वो क्रिएशन है किसका, ह्यूमंस का, ना कि डिवाइन ओरिजिन्स का। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे गॉड में। जैनिज्म में वो बिलीव करते थे, लेकिन जो जैनिज्म में जो गॉड होते थे वो जीना से नीचे होते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। फॉर अटेनिंग लिबरेशन द पार्टिसिपेशन एंड गाइडेंस ऑफ बुद्धिस्ट संघा इज इसेंशियल। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब लिबरेशन प्राप्त करने के लिए बुद्धिस्ट संघ में मतलब पार्टिसिपेट करना और गाइडेंस लेना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, स्टेटमेंट सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो बुद्धिस्ट टीचिंग जो होता है उसमें मैंडेटरी नहीं था कि आपको उसका पार्ट होना है उसके संघा का। बुद्धिज्म के अनुसार क्या था कि जो पीपल्स होते हैं सबका अपना अपना पाथ होता है लिबरेशन का, है ना, सबका मतलब मोक्ष प्राप्ति के सबके अलग अलग रास्ते होते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट वाज टू एक्सपेक्ट टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन। तो बुद्धा किस चीज़ पे एम्फेसिस करते थे, बुद्धा एम्फेसिस करते थे कि राइट एक्शन होना चाहिए, जो इंडिविजुअल है उनका जो एक्शंस होना चाहिए वो राइट होना चाहिए। और राइट एक्शन आपको क्या करता है, जो जन्म और मृत्यु का जो साइकिल होता है उससे आपको क्या करता है, मुक्ति देता है। ठीक है, और ये राइट एक्शन आपको क्या इंश्योर करता है, सेल्फ रियलाइजेशन और निर्वाणा। ठीक है, निर्वाणा जो है वो राइट एक्शन श्योर करता है। और राइट एक्शन से क्या होता है, जो मेनली बुद्धा ने क्या कहा था, बुद्धा के टीचिंग के जो हमारे जितने भी दुख होते हैं, जितने भी सैडनेस मोमेंट होते हैं, वो क्यों होते हैं, डिज़ायर की वजह से। हम जब डिज़ायर रखते हैं कि हमें और चाहिए, जब हम कभी कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमें लगता है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा, और ये डिज़ायर ही होता है जो हमारे दुख का कारण होता है। तो ईगो और डिज़ायर जो होता है वो दुख, वो हमारे सफरिंग का कारण होता है। और इसके लिए हमारे राइट एक्शन होना चाहिए, हमारे अपने डिज़ायर को ख़त्म करना चाहिए, और जो हमें मुक्त करेगा किससे, साइकिल ऑफ सफरिंग से। ठीक है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि संघा को ज्वाइन करना ही होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर वर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थी अर्लीस्ट, वो कौन से लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तो वो है पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज में लिखी जाती थी। प्राकृत लैंग्वेज में आपको जैन टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, और अशोका के भी इंस्क्रिप्शन मेनली आपको प्राकृत में ही देखने को मिले। तो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो किस में लिखे जाते थे, पाली लैंग्वेज में लिखे जाते थे। और आपको पता है संस्कृत में लिखे जाते थे वेदास, जो आज के संस्कृत से काफ़ी डिफरेंट था। ठीक है,
और जो बुद्धा जो है वो पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे प्रीच करने के लिए मासेस को। पाली लैंग्वेज को क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि वैदिक एजेस में संस्कृत की जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और संस्कृत जो था वो मास लैंग्वेज नहीं था, ठीक है, मास लैंग्वेज नहीं था। पाली और प्राकृत जो थे वो मास लैंग्वेज थे। आप मासेस से कनेक्ट कैसे करोगे? जब आप उनके लैंग्वेज में बात करोगे, उनकी तरह रहोगे, तभी तो आप मासेस को कनेक्ट कर पाओगे। और बुद्धा ने यही फॉलो किया। और बाद में हमें अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी देखने को मिलता है गांधी जी को। गांधी जी भी मासेस को कनेक्ट करने के लिए मास का रूप धारण कर लेते हैं, धोती और गमछे पे वो आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी से कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें उनके जैसा बिहेव करना होगा, तभी वो आपसे एक कनेक्शन, एक रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। और इस तरीके से बुद्धा ने मासेस के साथ कनेक्शन बढ़ाने के लिए, उनको प्रीच करने के लिए यूज किया पाली लैंग्वेज को। द यूज ऑफ पाली लैंग्वेज हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू द मासेस, और ये लैंग्वेज जो था वो कॉमन मैन का था। 10th नंबर क्वेश्चन देखते, Who among the following were not allowed to be the member of संघा? तो इनमें से कौन जो थे वो अलाउ नहीं किए जा रहे थे संघा में? तो वो थे आपके स्लेव्स और डेटर्स। डेटर्स और स्लेव दोनों को ही अलाउ नहीं किया जा सकता था संघा में। पहले तो वुमेन को भी अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन जो बुद्धा के जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने बुद्धा को क्या किया था, मतलब बहुत रिक्वेस्ट की थी वुमेन को इंक्लूड करने के लिए इसमें, ठीक है। तो जो डेटर्स और स्लेव्स थे उनको अलाउ नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। डेटर्स को अलाउ नहीं किया गया था टू बी द मेंबर ऑफ संघा, क्योंकि दिस हेल्प मनी लेंडर्स एंड रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम हुज क्लासेस देपर कुड नॉट बी सेव्ड, ठीक है। सिमिलरली स्लेव्स जो उनको भी अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे, ऑनर्स को हेल्प करते थे। वुमेन्स को अलाउ किया गया था, स्टार्टिंग में नहीं किया गया था, बाद में जो आनंद थे उनके प्रिय शिष्य उनके रिक्वेस्ट पे। 11th नंबर क्वेश्चन देखते, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन वैदिक फिलोसफी एंड बुद्धिस्ट टीचिंग्स? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से एक्सपेक्ट में जहाँ बुद्धिस्ट फिलोसफी और वैदिक फिलोसफी और बुद्धिस्ट टीचिंग में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो देखते हैं, बोथ एग्री टू ऑन द ऑथोरिटी ऑफ वेदा। हमने अभी जस्ट देखा ना कि बुद्धिज्म में वेदा की ऑथोरिटी नहीं एग्रीड थी, वो वेदास की ऑथोरिटी को नहीं मानते थे। बोथ एक्सेप्टेड द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। नहीं, जो बुद्धिज्म थे उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था, तो इन्होंने बोथ बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। यस, तो दोनों जो हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा के ऊपर बिलीव करते थे, और कर्मा पे हमें बिलीव करना ही चाहिए, क्योंकि कर्मा आपको, अगर आप जो भी अभी कर्म कर रहे हैं, जो भी आपका रोल है, वो आपको पे, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो यूनिवर्स जो है ना वो आपको पे ज़रूर करेगा, और अगर आप बुरा करें तो भी आपको पे करेगा। तो आप अपने कर्मा को अच्छा रखें, अपने डीड्स को अच्छा रखें, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे भी। तो हाँ, दोनों ही बिलीव करते थे किससे, बुद्धिज्म और वैदिक फिलॉसफी थी, दोनों ही बिलीव करते थे डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा ने। बोथ इनकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस। नो, वैदिक जो था, वैदिक सिस्टम में एनिमल सेक्रीफाइसेस को प्रमोट किया जाता था, लेकिन बुद्धिज्म तो इसी के अगेंस्ट है ना, इसी के अगेंस्ट में तो स्टार्ट होता है आपका बुद्धिज्म एज अ नया कल्चर, नया रिलीजन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। द सिमिलैरिटी बिटवीन बुद्धिस्ट एंड द वैदिक फिलॉसफी इज दैट दे बोथ बिलीव्ड इन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। तो दोनों ही बिलीव करते थे किसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा में। वैदिक फिलॉसफी प्लेस्ड वैल्यू ऑन कर्मा as according to it people are born into different varna or rebirth was accordingly। तो वैदिक फिलॉसफी क्या बताती थी कि पीपल जो है वो अपने कर्म के अनुसार ही डिफरेंट वर्ना और वर्ना में उनका जन्म होता है, जबकि जो बुद्धा है वो बिलीव करते थे राइट एक्शन और राइट कर्मा पे, और ये मेनली कॉमन था सारे ही रिलीजन में, और उन्होंने 8 कोड दिया था। हिज 8 कोड्स आर सिमिलर। आपको पता है कि 8 कोड दिया गया था बुद्धा के द्वारा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन से 8 कोड थे जो कि सिमिलर थे किसके, कर्मा के। देयर वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन बुद्धा एंड अजातशत्रु अबाउट कर्मा, और कर्मा पे अजातशत्रु और
बुद्धा के बीच में एक डिस्कशन होता है। मैंने बताया था अजातशत्रु और बिंबिसारा ये कंटेम्प्रेरी थे किसके, बिंबिसारा और अजातशत्रु के। मगधन एम्पायर उस टाइम पे राइज हुआ था, ठीक है। एंड हाउ इट हेल्प्स टू रीगेन ह्यूमन गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ री बर्थ एंड डेथ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।